चंद्रबाबू नायडू जी, गुलाम नबी आजाद जी, आरसी खुंटिया जी, उत्तम रेड्डी जी, कोदंडराम जी, भाटी जी, एल रमन्ना जी, हनुमंत राव जी, अजहरुद्दीन जी, नदीम जावेद जी, अंजन यादव जी, सुहेल खान जी और हमारे कैंडिडेट्स फिरोज खान जी, मुकेश गौड जी, उस्मान अल हजरी जी, कांग्रेस पार्टी, टीडीपी, सीपीआई, कोदंडराम जी की पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। रात का समय है, मीटिंग काफी लेट चल रही है, इसलिए शुरुआत में ही मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि काफी देरी हो गई हमारी। टीडीपी की और कांग्रेस पार्टी की यहां पे पहले हमारा कंपटीशन होता था, चुनाव लड़ा जाता था, मगर चाहे वो टीडीपी हो या कांग्रेस पार्टी, हैदराबाद को हमने धोखा कभी नहीं दिया। हैदराबाद का नाम कांग्रेस पार्टी ने और टीडीपी ने दोनों ने रोशन किया। हमारी सरकार थी, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, एक्सप्रेसवे बनाई 8 लेन की, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ा, 13 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया और मेट्रो दी। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान की बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान और चाइना ही अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, तो सब टेक्स्ट में हैदराबाद का भी नाम लिखा हुआ है। सब टेक्स्ट में भी लिखा है कि अगर अमेरिका के साथ हिंदुस्तान कंपटीशन करता है तो हैदराबाद की जनता, बेंगलोर की जनता ये कंपटीशन करवाती है। तो हैदराबाद की जनता को, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मगर जो आज आपके शहर की हालत बनी है, जो यहां सड़कों की हालत बनी है, रोजगार की हालत बनी है, एक प्रकार से यहां के चीफ मिनिस्टर ने और दिल्ली में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद को धोखा दिया है। जिस प्रकार से यहां प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। दुख की बात, चीफ मिनिस्टर का फोकस भ्रष्टाचार पे है, कमीशनबाजी पे है, प्रोजेक्ट्स को रिस्ट्रक्चर करते हैं, 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 90,000 करोड़ रुपए का बना देते हैं और कमीशन ले लेते हैं, और जो हैदराबाद की मदद करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। एक और मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं और शायद सबसे जरूरी बात है। देखिए, चुनाव अलग अलग प्रदेशों में हो रहे हैं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम में, और पैरेलल में 2 लड़ाइयां चल रही हैं। एक लड़ाई नेशनल लेवल की लड़ाई है, उसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, आरएसएस खड़ा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां। और यहां तेलंगाना में एक दूसरी लड़ाई हो रही है टीआरएस के साथ, कांग्रेस पार्टी, टीडीपी, कोदंडराम जी, सीपीआई लड़ रहे हैं। लोकसभा में पिछले 4.5 साल में टीआरएस ने नरेंद्र मोदी जी को बचाने का काम, मदद करने का काम किया है। सवाल पूछता हूं, क्या हैदराबाद को डीमोनेटाइजेशन से फायदा हुआ या नुकसान? गब्बर सिंह टैक्स से आपको फायदा हुआ या नुकसान? तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके चीफ मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी की, नोटबंदी में उनका समर्थन क्यों किया?
जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, टीआरएस ने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन क्यों किया? जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, टीआरएस ने नरेंद्र मोदी की मदद क्यों की? नोटबंदी में मदद क्यों की? गब्बर सिंह टैक्स में मदद क्यों की? आप मुझे बता दीजिए। देखिए, टीआरएस का नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, सही बात? इसमें एक एस कम है, सच्चा नाम है TRSS, तेलंगाना RSS। ये पीछे से भाई और बहनों, चाहे वो MIM हो, चाहे वो TRS हो, नेशनल लेवल पे इन दोनों का एक ही काम है। ये दोनों के दोनों नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस की मदद करते हैं। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में MIM गया, चुनाव लड़ा, असम में जाके चुनाव लड़े, क्यों लड़े? नरेंद्र मोदी जी की मदद करने के लिए। अब आप एक बात याद रखिए, यहां पे अगर आपने टीआरएस को वोट दिया तो वो टीआरएस को वोट नहीं है, वो बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में देश को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूशन है देश के, चाहे वो सीबीआई हो, आरबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आरएसएस के लोगों को इन सब इंस्टीट्यूशंस में एक के बाद एक डाला जा रहा है। और वो काम करने की मदद आपके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। देश में लड़ाई नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, टीआरएस के चीफ मिनिस्टर और MIM के लोग देश में नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए मदद कर रहे हैं। ये बात आप भूलिए मत। और ये जो गठबंधन बना है तेलंगाना में और बाकी देश में, जो विपक्ष की पार्टियां खड़ी हैं, ये सब के सब एक साथ नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस को और बीजेपी को रोकने के लिए खड़े हैं। देखिए, मोदी जी पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, मोदी जी पहले रोजगार की बात करते थे, किसानों की बात करते थे। अब आप उनके भाषण सुनिए। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में, उनके भाषण में अब नरेंद्र मोदी ना भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ना किसान की बात करते हैं, ना MSP की बात करते हैं, ना कर्जा माफी की बात करते हैं, ना 15 लाख की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं। क्योंकि इनको कांग्रेस पार्टी ने सच्चाई दिखा दी है। इनके सामने हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लड़ी है। लोकसभा में, राज्यसभा में गुलाम नबी जी बैठे हैं। हमने इनको 1 इंच नहीं दिया है, 1 इंच जमीन हमने इनको नहीं दी है। क्योंकि हम जानते हैं और हम समझते हैं कि इस देश को आरएसएस से और बीजेपी से खतरा है। विपक्ष का काम किया है। देखिए, पहले नारा चलता था, अच्छे दिन आएंगे, याद है आपको? मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का काम करके क्या बदलाव किया है। नया नारा सुनिए, चौकीदार, चौकीदार
चौकीदार, चौकीदार। ये काम किसने किया है? ये काम एमआईएम ने नहीं किया है, ये काम टीआरएसएस ने नहीं किया है, ये काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सीपीआई, टीडीपी, कोडमराम के लोगों ने किया है। छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी जहां जाते हैं देशभक्ति की बात करते हैं, जहां जाते हैं सेना की बात करते हैं। भाई और बहनों, यूपीए की सरकार थी, एयरफोर्स के जनरल्स आए मनमोहन सिंह जी के पास, कहते हैं यूपीए को जल्दी से जल्दी निर्णय लेना है, एयरफोर्स को हवाई जहाज की जरूरत है। मनमोहन सिंह जी ने साफ बोला, देखिए जो आपको चाहिए लीजिए, देश की बात है, रक्षा की बात है, जो आपको हवाई जहाज अच्छा लगे आप लीजिए। वायुसेना ने कहा 126 हवाई जहाज चाहिए। 8 साल उन्होंने काम किया, सब हवाई जहाज देखे, राफेल हवाई जहाज, यूरोफाइटर, मिग हवाई जहाज, अलग अलग हवाई जहाज टेस्ट किए। 8 साल के बाद वायुसेना के लोग वापस आते हैं, कहते हैं देखिए फ्रांस का हवाई जहाज है, राफेल हवाई जहाज है, सबसे बेहतर है। हमने कंपनी से बात की, एयरफोर्स के लोगों ने कहा हमने कंपनी से बात की, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए, दुनिया का सबसे बेहतर हवाई जहाज है। मनमोहन सिंह जी ने कहा देखिए 2 शर्तें हैं, आपने 526 करोड़ की बात की बिल्कुल सही, राफेल हवाई जहाज की बात की बिल्कुल सही, मगर हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, हैदराबाद के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, बेंगलोर के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, तो हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा और इस हवाई जहाज को एचएएल सरकारी कंपनी बनाएगी, चाहे वो बेंगलोर में बनाए, हैदराबाद में बनाए, जहां भी बनाए, मगर हिंदुस्तान में बनेगा। एयरफोर्स के लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात बोली, 70 साल से एचएएल हवाई जहाज बना रहा है, कारगिल में एचएएल के हवाई जहाज ने मदद की थी, एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बात मंजूर हुई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। भाइयों और बहनों, मित्रों, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है। कहता है, आपको याद होगा भाषण में आपसे कहा था, भाइयों और बहनों, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे देश का चौकीदार बनाओ। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, आपकी चौकीदारी करना चाहता हूं। सही बात, आपने बना दिया, देश के युवाओं ने बना दिया, देश की माताओं बहनों ने बना दिया। प्रधानमंत्री जी जाते हैं फ्रांस, कौन जाता है उनके साथ? अनिल भाई, डेलीगेशन में अनिल भाई जाता है। भाई और बहनों, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान से चौकीदार आया था, चौकीदार ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की और फ्रांस के राष्ट्रपति को चौकीदार ने 3-4 चीजें बताई। पहली बात, हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार देने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रांस के युवाओं को रोजगार दे सकते हो। दूसरी बात, हवाई जहाज 526 करोड़ रुपए में नहीं खरीदा जाएगा, हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। तीसरी बात, एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है, अलग अलग हवाई जहाज बनाए, मिग हवाई जहाज बनाया, सुखोई, मिराज पर काम किया और हमारा तेजस बनाया, मगर एचएएल सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट चौकीदार के मित्र अनिल अंबानी को ही जाएगा।
फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया की प्रेस को बताया है कि चौकीदार ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है राफेल पे कार्रवाई होनी है। आपको मालूम है 2 बजे रात को सीबीआई डायरेक्टर को चौकीदार निकाल देता है। कहता भैया सीबीआई डायरेक्टर निकलिए यहां से, रास्ता नापिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है भाइयों और बहनों। एचएल ने 3,000 करोड़ रुपए 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार को दिए हैं। डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है, कॉन्ट्रैक्ट तो नरेंद्र मोदी जी ने बदला है, मुझसे मत पूछिए। निर्मला सीतारमण जी कहती हैं हिंदुस्तान की जनता को हम राफेल हवाई जहाज का दाम नहीं बताएंगे। फ्रांस का राष्ट्रपति आता है, दिल्ली आया, मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या बात है। मुझसे मीटिंग में मैंने उनसे साफ पूछा ये क्या बात है, आप हमसे हवाई जहाज खरीद रहे हो, हम आपसे हवाई जहाज खरीद रहे हैं, सॉरी, हिंदुस्तान की जनता का पैसा, ये आपने क्या किया, सीक्रेट पैक्ट कैसे कर दिया, आप हिंदुस्तान को हवाई जहाज का दाम कैसे नहीं बताओगे। फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रोन मुझे बोलता है, मेरे सामने आनंद शर्मा जी बैठे थे, मनमोहन सिंह जी बैठे थे, बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदुस्तान की जनता का पैसा है। हिंदुस्तान की सरकार अगर देश को दाम बताना चाहती है तो बता दे, कोई सीक्रेट पैक्ट नहीं है। निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, पार्लियामेंट में झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। भाइयों और बहनों, इसीलिए आज हिंदुस्तान में नया नारा गूंजता है, चौकीदार। बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, घबराइए मत, यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस पार्टी 2019 में हराने जा रही है। और यहां अगर वहां पे मोदी जी बैठे हैं तो यहां पे केसीआर जी, नहीं भैया छोटा मोदी नहीं, केसीआर मतलब खाओ कमीशन राव, खाओ कमीशन राव, जहां भी जाते हैं भैया कमीशन खाते हैं। उधर 30,000 करोड़ रुपए का फ्री गिफ्ट एयरफोर्स का अनिल अंबानी की जेब में, उधर फाइनेंस मिनिस्टर विजय माल्या से मिलते हैं पार्लियामेंट हाउस में, कहते हैं भैया गुड बाय, आप लंदन जाइए, मजा लीजिए, 10,000 करोड़ रुपए के लेके भागिए। और इधर एक परिवार को तेलंगाना का पूरा पैसा, पूरा का पूरा भविष्य उनकी जेब में, और आप लोग देखते रह जाओ। आपको ना स्कूल, ना कॉलेज, ना यूनिवर्सिटी, ना सरकारी अस्पताल, आपको इलाज की जरूरत, एमआरआई की जरूरत, हजारों रुपए जेब से निकाल के दो, किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को दो। बच्चे को कॉलेज भेजना है, इंजीनियर बनाना है, लॉयर बनाना है, तो किसी और प्राइवेट बिजनेसमैन को लाखों रुपए पहले दो। नहीं, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हम। देखिए, एक झंडा है हिंदुस्तान का, न्याय सबको मिलना चाहिए। दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें, एक हिंदुस्तान चाहिए। गरीबों का, अमीरों का एक ही हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी 3,50,000 करोड़ रुपया 15 लोगों का माफ कर सकते हैं, तो फिर किसान का भी उनको कर्जा माफ करना पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तो जैसे ही तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों का कर्जा माफ करके दिखा देगी। तो मेरा आपको यह मैसेज है कि आप सब एक साथ खड़े होइए। यह सिर्फ तेलंगाना का चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल है हिंदुस्तान के चुनाव का। और यहां पे मोदी जी की बी टीम को और सी टीम, बी टीम टीआरएस और सी टीम
MIM, बी और सी टीम को पहले यहां हराइए और ए टीम को कांग्रेस पार्टी दिल्ली में और बाकी प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ में हराने जा रही है। देख लेना आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए, मेरा प्रोग्राम लेट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आपको कष्ट हुआ, आपको थोड़ा ठहरना पड़ा, इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इतना आदर आपने मुझे दिया। 15 अगस्त को मैं थोड़ी हैदराबाद की बात करना चाहता हूं खत्म करने से पहले। देखिए, 15 अगस्त को पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना। मैं बैठा था, मोदी जी खड़े थे, उनके पीछे तिरंगा, मोदी जी बोल रहे थे और उन्होंने बोला, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था। क्या शब्द बोले! मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हिंदुस्तान सो रहा था। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हैदराबाद के लोगों ने कुछ नहीं किया। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले तेलंगाना के किसानों ने कुछ नहीं किया। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले इन छोटे दुकानदारों ने कुछ नहीं किया। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के युवा सो रहे थे, माताएं बहनें सो रही थी। जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये शब्द बोले, उन्होंने हैदराबाद की जनता से, हैदराबाद की जनता का अपमान किया, तेलंगाना के हर युवा का अपमान किया, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का अपमान किया। क्योंकि इस देश को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलाता है, इस देश को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। ना नरेंद्र मोदी, ना राहुल गांधी, ना चंद्रबाबू नायडू जी चलाते हैं, ना कोटम राम जी चलाते हैं। इस देश को, इस देश का युवा, इस देश का जनता, इस देश के किसान चलाते हैं, हैदराबाद की जनता चलाती है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपके बिना, हैदराबाद की जनता, हैदराबाद के युवा के बिना, देश के युवा, देश के किसान, देश के मजदूरों के बिना यह देश कहीं नहीं जा सकता है। और अगर यह देश यहां तक पहुंचा है, अगर ओबामा इस देश के बारे में कहता है कि यह देश अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, तो यह काम कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं किया। यह काम हिंदुस्तान की जनता ने किया है, आपने किया है। और इसीलिए आपको एक साथ खड़े होके तेलंगाना में गठबंधन की सरकार बनानी है। इसीलिए आपको देश में कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष की पार्टियों को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है, बीजेपी आरएसएस को हटाना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि तेलंगाना का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर, हर छोटा दुकानदार, माताएं बहनें एक होकर आने वाले चुनाव में गठबंधन को जिताने जा रही है। हमारे यहां कैंडिडेट हैं, मैंने पहले नाम लिए, फिर से दोहरा देता हूं। फिरोज खान जी, मुकेश गौड़ जी, उस्मान हाजरी जी और गठबंधन के बाकी सब